नमस्ते, मेरा नाम है ऋषभ और आप इस वक्त एग्जाम हैकर्स के प्लेटफॉर्म पर हैं। यहाँ कक्षा 10 और 12 के लिए फिजिक्स, मैथ और रसायन विज्ञान पढ़ाई जाएगी। इसी क्रम में अभी हमने फिजिक्स शुरू की है और आज हम अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे। उसमें हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखेंगे। मैं आपको बता दूं, अब ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और लगभग 3 साढ़े 3 महीना में हम काफ़ी रफ्तार से पूरी फिजिक्स को ख़त्म करेंगे और सारे न्यूमेरिकल डेरिवेशन वगैरह बताएंगे। उसके बाद सॉल्व्ड जो अनसॉल्व्ड आती है चक्र की, वो भी सॉल्व कराई जाएगी ताकि आप अपनी परीक्षा में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा चैप्टर है ये बेस बनाएगा। इसमें आप आवेश के बारे में समझेंगे। वो आवेश जो आपके 5वें चैप्टर और 6वें चैप्टर में जाके धारा बनेगा, वो आवेश जो 7वें 8वें 9वें चैप्टर में चुंबकत्व पैदा करेगा। तो अगर आपने इस पहले चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप इस पहले चैप्टर को बहुत ही आराम से देखें और समझें। मैं कोशिश करूंगा कि अब तक आपने जहां भी पढ़ा होगा, जैसा भी पढ़ा होगा, उसमें आपने रटने की कोशिश की होगी, लेकिन आज आपको एक एक कॉन्सेप्ट फील कराया जाएगा ताकि आप समझ सके कि जो भी घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। देखिए, फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसका जन्म ही सवालों से हुआ है और आज हम इस चैप्टर से भी बहुत सारे सवाल पूछेंगे और उन सवालों से आए उत्तर आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से रटवा देंगे। तो फिर वक्त काफी हो चुका है, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इससे शुरुआत में ही व्यवस्था बनती है कि भाई अगर चैप्टर का नाम विद्युत आवेश है तो ये आवेश क्या है और इसके द्वारा बनाया गया ये क्षेत्र क्या है। ठीक है, मैं आवेश बता दूंगा, आवेश के बाद धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश ये भी बता दूंगा। पर मैं आपको शुरुआती दौर से ले जा रहा हूं। देखिए हुआ क्या, आज से कई वर्षों पहले एक वैज्ञानिक ने किया क्या कि अपनी कंघी को अपने बालों में रगड़ा, उसके आसपास जो छोटे छोटे पदार्थ या कण थे उसके पास ले गया, तो वो कण जो है उस कंघी की ओर आकर्षित होने लगे, चिपकने लगे। आपने भी बचपन में ये किया होगा कि आपने कंघी रगड़ी अपने बालों में, उसके बाद छोटे छोटे कण आपके उस कंघी से चिपकने लगे। तो उस वैज्ञानिक के मन में ये भाव आया कि ये कंघी है और ये छोटे छोटे कण हैं, तो इनका इसके प्रति ये आकर्षण क्यों पैदा हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि फिजिक्स जो है वो सवालों से जन्म लेती है। तो पहला सवाल आज आपका ये है कि इस कंघी के रगड़ने के बाद ये आकर्षण क्यों। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रयोग धीरे धीरे और चलते रहे। आगे प्रयोग अन्य वैज्ञानिकों ने किए। उन्होंने लिया किया क्या कि एक कांच की छड़ ली, एक रेशम का टुकड़ा लिया, कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े को आपस में रगड़ा। उन्होंने देखा कि यहाँ कांच की छड़ जो है वो धनात्मक आवेश लेकर बैठ गई और जो रेशम का कपड़ा है वो ऋणात्मक आवेश लेकर बैठ गया। इसी प्रकार एक और प्रयोग हुआ, उसमें आबनूस की छड़ थी, बिल्ली की खाल थी। यहाँ बिल्ली की खाल धनात्मक हो गई और आबनूस की छड़ जो है वो ऋणात्मक हो गई। अब ये सब कैसे हो रहा है उसको समझकर ये चैप्टर आपका धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। चलिए देखते हैं। मैं आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं जहां आप ये समझ सके कि ये आवेश की उत्पत्ति हुई कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यहाँ क्या हुआ कि मात्र ये कंघी थी और ये छोटे छोटे पदार्थ थे, इसका इसके प्रति आकर्षण हो रहा था। ये सवाल पूरी तरीके से अनसुलझा हुआ था कि ये आकर्षण क्यों। उसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि एक कांच की छड़ और एक रेशम का टुकड़ा लिया जाता है और इन्हें आपस में रगड़ा जाता है। इन्हें आपस में रगड़ा जाता है। तो देखते हैं कि इसके रगड़ने से जो कांच की छड़ है उस पर धनात्मक आवेश आया और रेशम के टुकड़े पर ऋणात्मक आवेश आया। अब सवाल वही है कि ये सब कुछ कैसे आ रहा है और आवेश क्या है। अब लगातार आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। मैंने इसकी एक भूमिका बना दी है कि आप इस चैप्टर के एक्सपेरिमेंट से समझ सके कि ये चैप्टर शुरुआत कहां से हुआ और आया कहां से है। तो देखिए, अब
यहां से शुरू होता है कि वैद्युत आवेश क्या है। पदार्थ की वैद्युतमय अवस्था ही वैद्युत आवेश है। पदार्थ में जो आकर्षण का गुण होता है, ये जो आकर्षण का गुण है, ये विद्युत की वजह से उत्पन्न होता है और यह गुण ही आवेश है। यह गुण ही आवेश है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इस आवेश के लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि कोई एक परमाणु होता है और उस परमाणु के जो सेंटर पे होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं। प्रोटॉन जो धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो उदासीन होता है, और इसकी कक्षाओं में जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। अब समस्या क्या है कि जब भी दो पदार्थ आपस में रगड़े जाते हैं तो प्रोटॉन बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये केंद्र में है, इसको ज्यादा मजबूती से पकड़ा गया है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो जो वैद्युत है, यह गुण ही आवेश है और इसके लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। अब सवाल उठता है कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार, ये आपकी परिभाषा हो गई कि वैद्युत आवेश क्या है। तो पदार्थ की वैद्युतमय अवस्था ही वैद्युत आवेश है। पदार्थ में जो ये गुण उत्पन्न हो गया कि किसी चीज को आकर्षित कर ले रहा है, बस यही वैद्युत आवेश है। अब इस आवेश के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपने परमाणु आपस में रगड़े और इस परमाणु के रगड़ने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया और इलेक्ट्रॉन ने उत्पन्न किए धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। कैसे, अब वो समझते हैं। देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। सवाल वही कि किसे धनात्मक कहा गया और किसे ऋणात्मक कहा गया और कैसे कहा गया। तो उस सवाल के लिए ही एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्या, ये ली हमने कांच की छड़, ये है छड़ नंबर 1। ये लिया रेशम का टुकड़ा, ये रेशम का टुकड़ा लिया। हुआ क्या, इन्हें आपस में रगड़ा। तो हमने इन्हें आपस में रगड़ने के बाद पाया कि जो कांच की छड़ है उस पर धनावेश आया, रेशम की छड़ है उस पर ऋणावेश आया। क्यों, इसकी भी आपको बात बताते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब दो चीजें आपस में रगड़ी जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन चूंकि बाहरी कक्षा में होता है वो अपनी कक्षा छोड़कर बाहर निकल जाता है और इसके लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। जब ये दोनों लोग भी आपस में रगड़े गए तो हुआ क्या कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है और इसके पास पहुंच जाता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, इसलिए इसे ऋणावेशित रेशम का टुकड़ा कहा गया और इसे धनावेशित कांच की छड़ कही गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास अधिक पहुंच गया। तो इसके पास पहले से भी कुछ रहा होगा। देखिए, ऐसा होता है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं, कोई भी परमाणु है वो उदासीन है। उदासीन का मतलब है कि उसमें आवेश नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि उसमें धनात्मक और ऋणात्मक ये आवेश आपस में बराबर होते हैं। और रगड़ के बाद होता क्या है,
और रगड़ने के बाद होता क्या है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है और जिसे वो मिलता है वो चीज ऋणावेशित हो जाती है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। देखिए, धनात्मक आवेश जहां इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाए, ऋणात्मक आवेश जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो बस यही है कि जो धनात्मक आवेश है वो इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होता है, ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता है। तो यही हो गया धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब दूसरी आप विशेष बात समझिए, यहां विशेष बात क्या है कि आपने देखा कि ये दोनों छड़ आपस में रगड़ी गई। अब मैं एक और कांच की छड़ लेता हूं, एक रेशम का और टुकड़ा लेता हूं, ठीक है, इन्हें भी आपस में मैंने रगड़ दिया। अब मैंने किया क्या, ये है कांच की दूसरी छड़। मैंने यहां एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े को मैं पास लाया, तो मैंने देखा कि ये दोनों टुकड़े आपस में एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, यानी कि इनमें प्रतिकर्षण का गुण पैदा हो रहा है। कैसे? क्योंकि ये समान प्रकृति के हैं। देखो, कांच की छड़ रेशम का टुकड़ा, कांच की छड़ रेशम का टुकड़ा, ये कांच की छड़ नंबर 1, ये छड़ नंबर 2। अब जब छड़ नंबर 1 और छड़ नंबर 2 को आपस में पास रखा गया तो ये एक दूसरे से दूर भागने लगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस इतना है कि ये एक दूसरे से प्रतिकर्षण का गुण पैदा कर रहे हैं। यहीं जब आपने एक आबनूस की छड़ ली और एक बिल्ली की खाल ली और इन्हें आपस में रगड़ा, ये मैंने मान लिया छड़ नंबर 3 है, और फिर आपने छड़ नंबर 1 और छड़ नंबर 3 को, छड़ नंबर 1 और छड़ नंबर 3 को अपने पास रखा तो देखा कि ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगी। इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया? इससे निष्कर्ष निकाला गया कि कोई भी समान प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षण का गुण पैदा करते हैं, जबकि कोई भी दो विपरीत आवेश एक दूसरे से आकर्षण का गुण पैदा करते हैं। तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे कि आवेश धनात्मक और ऋणावेश होता है। धनात्मक आवेश जहां इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाए, ऋणात्मक आवेश जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाए। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कुछ गुणों को फॉलो करते हैं। वो गुण मैंने आपको उस प्रयोग से बताए कि जब समान समान छड़ होगी तो ये प्रतिकर्षण का गुण पैदा करेंगे, और जब ये एक दूसरे से विपरीत होंगी तो ये आकर्षण का गुण पैदा करेंगे। बोर्ड परीक्षा में आने वाली चीजें बहुत ही लिमिटेड हैं, वो सब आगे कराई जाएंगी, लेकिन ये इस पूरे चैप्टर का बेस है कि क्या आवेश है, कैसे उत्पन्न हो रहा है आवेश, आवेश में प्रोटॉन क्यों बाहर नहीं जा पा रहा है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों इसके लिए जिम्मेदार है, क्या है धनात्मक आवेश, क्या है ऋणात्मक आवेश। अब आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे कि ये सब कुछ क्या है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश और ये सब कुछ। अब मैं बताता हूं आपको कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको गौर से देखिए कि यहां क्यों ये आकर्षण और प्रतिकर्षण के बलों को पैदा करता है। अब आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्यों। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश संरक्षण का नियम बस इतना सा है कि भाई साहब, ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश जितना था उतना ही रहेगा, उतना ही था। कैसे? सवाल फिर वही कि अभी तो एक धनात्मक आवेश हो गया था, एक ऋणात्मक आवेश हो गया था, जरा दिखाओ हमको कि कैसे ये आवेश संरक्षण की स्थिति में रहेगा। आइए देखते हैं। देखिए, ये हमने फिर से कांच की छड़ ली, ठीक है साहब। अब इस पर कुछ धनात्मक आवेश थे, ये 5 हो गए, और इस पर कुछ ऋणात्मक आवेश थे, ये भी 5 हो गए। बिल्कुल ध्यान से देखो आप। दूसरा हमने रेशम का टुकड़ा लिया, इस पर भी धनात्मक आवेश 5 थे और इस पर भी ऋणात्मक आवेश 5 थे, ठीक है साहब। अब हुआ क्या कि इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, ठीक है। अब रगड़ने से होता क्या है कि इस जो रेशम का टुकड़ा है और जो कांच की छड़ है, यहां आप देखोगे कि इससे एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और इसके पास पहुंचेगा,
ठीक है, यहां कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे। इस छड़ से रगड़ने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंचा, यहां हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से ये तो हो गया ऋणावेशित। अब यहां स्थिति देखिए, यहां 5 तो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन एक चूंकि आप उन्हें दे चुके हो, तो इलेक्ट्रॉन यहां मात्र 4 हैं। इससे क्या होता है? इससे ये धनावेशित हो जाता है। पर सवाल देखिए, सवाल ये था कि आप इस संरक्षण का नियम सिद्ध करके दिखाइए। देखिए यहां आज कितने हैं? 5 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल 9। यहां देखिए कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, टोटल 11, 9 11 20। पहले कितने थे? 10 10 20। तो आवेश संरक्षण का नियम बस यही कहता है कि कोई भी पदार्थ, उस पे ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो होते हैं वो केवल और केवल स्थानांतरित होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा तो वो चीज ऋणावेशित हो जाएगी, जहां से जाएगा वो चीज धनावेशित हो जाएगी। लेकिन ये आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश हमेशा अपनी स्थिर स्थिति में रहेगा, ना उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम कहता है, आवेश संरक्षण के नियमानुसार न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आप ये चीज बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, फिर भी मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। देखिए मान लीजिए कि ये कोई निकाय है, इस निकाय में ये 4 कूलाम, 5 कूलाम, 6 कूलाम है। इस निकाय को ट्रांसफॉर्म किया जाता है और इस निकाय से एक दूसरा सिस्टम बनाया जाता है। 4 5 6, 5 6 11 और 4 15 है। यहाँ होता क्या है, एक 5 कूलाम बन गया, एक -3 कूलाम बन गया और एक ये डब्बा खाली x छोड़ दिया। सवाल फिर से वही है कि इस डब्बे में इस x का मान क्या होगा? आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न होगा न ही नष्ट होगा। तो निश्चित है यदि 6 5 11 4 15, यहाँ 15 क्यों है तो यहाँ भी 15 ही होना चाहिए। देखिए 5 - 3 2, तो ये x कितना होगा? ये होगा 13। तो इस x की वैल्यू x बराबर 13 कूलाम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आवेश संरक्षण का नियम कहता है। अब तक आप ये पूरी बात बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए अब आगे आता है कूलाम का नियम। कहानी वही चल रही है, जब दो पदार्थ आपस में रगड़े जा रहे हैं वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पैदा कर रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी और आधुनिकता बढ़ती चली जा रही थी तो ये सवाल भी पूछा जाने लगा कि साहब ये प्रतिकर्षण और आकर्षण बल कितना पैदा कर रहे हैं? अगर ये आपस में दूसरे को खींच रहे हैं तो कोई बल पैदा हो रहा है, पर वो कितना हो रहा है? तो उसके लिए जवाब देते हैं कूलाम। कूलाम अपने नियम से बताते हैं कि ये जो बल है दो पदार्थों के बीच कितना पैदा हो रहा है। देखिए रिवर्स टेक्निक जो किसी भी चीज को याद करने की कहती है, वो बताती है कि पहले आप उसके फॉर्मेट को समझिए और उस फॉर्मेट से उसकी परिभाषा निकालिए और लिख दीजिए। मैं भी वही कर रहा हूं। कूलाम ने ये बताया कि दो पदार्थ
यदि रखे गए हैं तो उनके बीच जो बल होगा वो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा, जहां पदार्थ नंबर एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, इनके बीच इतना बल लगेगा। अब हम इस बल से इस पूरी परिभाषा पर जाएंगे, देखिए कितने अच्छे से जाएंगे। समझिए, कूलाम के नियमानुसार स्थिर आवेश Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला बल इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, उसी से निकाल रहा हूं फॉर्मूला से, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इसे सॉल्व किया कि जहां एक नियतांक है, इस K का नियतांक Q1 Q2 और R स्क्वायर के मान पर निर्भर करता है। आप पूछेंगे ना कि ये भाई K कहां से आया, तो इसका मान इन सब पर निर्भर करेगा। यदि ये सब एक एक रख दोगे आप, तो K का जो मान आएगा वो 9 गुणे 10 की पावर 9 आएगा। अब इसकी परिभाषा क्या बना सकते हो आप, आपने इस फॉर्मेट को समझा, ये इसका फॉर्मूला था, कूलाम ने बताया कि दो चीजों के बीच बल कितना लगेगा। अब परिभाषा आप निकालिए मेरे साथ, देखिए कूलाम क्या कह रहे हैं, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके यहां से ये फॉर्मूला जनरेट कर लिया, यही है कूलाम का नियम। अब आगे देखते हैं, ये सब कुछ हो गया, K का ये मान हो गया, K को 1/4 पाई E0 भी के रूप में दिखाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि E0 क्या है और इन सब के कोई अगर मान होते हैं तो वो मान बताइए। देखिए मैंने लिखा कि F बराबर 1/4 पाई E0, ये K का मान है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबसे पहली बात है कि E0 का, अभी ये सब कुछ जो भी चल रहा है इसमें किसी भी माध्यम का प्रयोग नहीं किया गया है, ये निर्वात में देखा जा रहा है। निर्वात में कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य ये बल लग रहा है। आगे देखते हैं, E0 है माध्यम की परावैद्युतशीलता, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, लेकिन कहने में E0 बोल रहा हूं, पर इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। देखिए ये है माध्यम की परावैद्युतशीलता, पर मतलब क्या है इसका, सवाल तो ये है ना, E0 का मतलब बेसिकली बस इतना है कि जब आप किसी भी माध्यम में जाएंगे तो वो माध्यम आपको कितनी परमिशन दे रहा है कि उस माध्यम में कितना बल लगेगा। ये माध्यम की परावैद्युतशीलता है, माध्यम की परावैद्युतशीलता कितनी परमिशन दे रहा है वो माध्यम कि वहां आपका बल कम होगा ज्यादा होगा, आपके बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए फिलहाल ये दो बिंदु वायु में हैं, आपका F 8 लग रहा है। अब मैं मानता हूं कि इन्हें पानी के अंदर ले जाया गया और पानी का जो माध्यम है K, उसकी वैल्यू 80 है, तो ये बल 1/10 हो जाएगा। यानी कि माध्यम में, पानी में, जब वायु की जगह पानी में नहीं रखा तो ये बल 10 गुना कम हो गया। तो बस यही माध्यम की परावैद्युतशीलता है कि वो माध्यम कितनी परमिशन दे रहा है। आगे देखते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं। मात्रक कैसे निकालोगे, आपने पढ़ा होगा वो फर्स्ट ईयर में कि मात्रक कैसे निकालते हैं। देखिए
यहीं से निकालते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, एफ आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, इस E0 को। और देखिए कोई भी इस तरीके की जो चीजें होती हैं जो नियत होती हैं, अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, उनके कोई भी मात्रक नहीं होते हैं। जिन चीजों को वेरिएबल, जो चीज वेरिएबल में होती है यानी बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है? कल के दिन f का मान 5 होगा, कल के दिन f का मान 10 होगा, कल के दिन f का मान 15 होगा। तो जो चीजें बदली जा सकती हैं केवल उनके मात्रक होते हैं। यहाँ ना तो 1 बदला जाएगा, ना 4, ना पाई बदला जाएगा, इन सबके स्थिर मान हैं, अन्यथा ये नहीं बदले जा सकते, इनकी कोई बेमानी नहीं होती। E0 को ऊपर ले जाओ, क्या होगा? Q1 Q2 F आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? कूलाम का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? न्यूटन। और ये दूरी का होल स्क्वायर। मैं आपको बता दूं कि यहां जो कूलाम लिखा गया है वो यही कूलाम है। कूलाम दरअसल आवेश जो होता है उसकी एमकेएस पद्धति में एक यूनिट है। एमकेएस पद्धति क्या है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। उस पद्धति में आवेश को मापने की एक यूनिट है कूलाम। लगातार आप देखेंगे कि जैसे ये कैसे नापा जा रहा है। देखिए ऐसा हो रहा है, मान लो कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से रगड़ा गया, इस पदार्थ ने उसको 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो है एक प्रकार का आवेश वाहक। इससे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन गए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आवेश वाहक है। लेकिन ये कितने गए उसको ही मापने के लिए एमकेएस पद्धति में एक यूनिट बनाई गई और वो है कूलाम। कूलाम एमकेएस पद्धति में एक यूनिट है। तो इतनी चीजें आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम हमें ये बताते हैं कि ये तो फोर्स लग रहा है, लेकिन यदि इन्हें किसी माध्यम में रखा जाएगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा, देखते हैं। मैं मानता हूं कि अब इसे पानी में रखते हैं, चाहे इसका पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं फिर इसको पानी में रख के दिखाएंगे। देखिए F बराबर है 1/4 पाई E0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। माना किसी माध्यम के में यह दोनों आवेश हैं। अब क्या होगा? तो जो मीडियम है FM, यदि ये दोनों किसी भी माध्यम के में होंगे, तो मैंने अभी आपको दिखाया था जब पानी में थे तो वो 10 गुना तक कम अपनी क्षमता कर चुके थे। ऐसे ही अगर ये किसी भी माध्यम में होंगे, FM यानी किसी माध्यम में है, तो आप देखेंगे कि यहाँ नीचे के लग गया। के क्या है? कि उचालक के लिए एक से ज्यादा है, कि मेटल यानी कि धातु, धातु के लिए अनंत है, कि वायु के लिए एक है। इसीलिए ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ भी एक माध्यम है, वो माध्यम के है, लेकिन ये दोनों वायु में रखे हैं, इसलिए यहाँ इसके की कोई महत्वता नहीं है। लेकिन यहाँ महत्वता होगी अगर ये किसी माध्यम में रखे होंगे। तो अगर आप देखें यहाँ समीकरण 1 और इन्हें तो समीकरण 2 माने और समीकरण 1 को 2 से भाग दें, तो आप पाओगे कि F/FM, ये देखो सेम सेम, ये कटेगा, Q1 Q2 Q1 Q2 और स्क्वायर कटेगा, यहां जो बचेगा वो होगा 1/K, राइट है। F बराबर होगा FM/K। आप समझ रहे हो कि फोर्स में कितनी कमी आएगी।
देखिए जब आप इसका भाग दोगे तो ये क्यों ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये आप देखिए, आप गणित में इसको पढ़ते हैं कि जैसे ही इन दोनों को भाग दिया, मैं करके दिखा देता हूँ। 1/4 पाई E0 Q1 Q2 R², 1/4 पाई E0 Q1 Q2 R² और K। इससे ये खत्म होता है, इससे ये खत्म होते हैं, और ये जो K है ये ऊपर पहुंचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, F/Fm बराबर K। जिस वजह से ये क्या निकलेगा, यहाँ पर Fm ऊपर जाएगा और F यहाँ और K। यानी किसी भी माध्यम में आप जब देखोगे तो बल घट जाएगा, क्योंकि K का मान नीचे आएगा, K का भाग जाएगा, तो यहाँ से बल घट जाएगा। आप ये बात पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि कूलाम के नियम में क्या हो रहा है, कूलाम का नियम कैसे काम कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम आप लोग समझ चुके हो, आप समझाएंगे विद्युत क्षेत्र। इसके डिजिटल नोट्स हमने खुद बना रखे हैं, अगर आप चाहेंगे तो आपको वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ही समझनी चाहिए और खुद से लिखनी चाहिए। परिभाषाएं जीवन में कभी नहीं रटी जाती हैं। तो आपको कूलाम का नियम मैंने बता दिया कि भाई ये फॉर्मूला रहा, ये साफ साफ उसमें परिभाषा लिखी है, तो कोई चीज़ रटने की जरूरत है नहीं। आगे आप समझिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है क्षेत्र। क्षेत्र से क्या समझ में आता है, जैसे आपने सोचा कि कोई माफिया है तो कहते नहीं है कि वो फलाने का क्षेत्र है, वो इसका क्षेत्र है, वो उसका क्षेत्र है। यानी कि क्षेत्र का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का उस पूरे एरिया पर क्या प्रभाव है। ऐसे ही अब वो पूछ रहे हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि इस विद्युत को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, आवेश। आवेश को डिनोट कैसे करते हैं, क्यू से। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं भाई साहब इतना कहना चाहता हूं कि यदि ये क्यू ये मार्केट में रखा हुआ है, तो इसने इस क्षेत्र में एक जलवा बना दिया अपना। इसने कह दिया कि साहब ये पूरा क्षेत्र हमारा है। यहाँ पर यदि इसकी प्रजाति का कोई भी आवेश इसको दिखाई दिया, चाहे वो यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, मान लो कोई आया, मान लो कि एक Q0 आवेश इसके क्षेत्र में पहुंचा, तो ये तुरंत इस पर प्रतिकर्षण बल का प्रभाव दिखाएगा, तुरंत इस पर प्रतिकर्षण बल का प्रभाव दिखाएगा, और ये इसे अनंत तक खींच ले जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट चार्ज, यानी कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर उस वैद्युत निकाय में एक क्षेत्र डेवलप कर देता है, जिस क्षेत्र में किसी अन्य वैद्युत आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव पैदा होता है, तो वही वैद्युत क्षेत्र है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं बस साफ इतना कह रहा हूं कि किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न वह प्रभाव जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का
अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र है। कैसे, मैंने आपको बताया कि साहब ये कोई चार्ज रखा है, ये इसने अपना एक क्षेत्र बना लिया पूरा, इस क्षेत्र में आप कहीं भी कोई भी पॉइंट चार्ज लेके आओगे तो ये उस पर प्रभाव दिखाएगा। कैसे प्रभाव दिखाएगा, ये हम विद्युत बल रेखाओं में समझेंगे। मान लो कि साहब ये एक कोई भी धनावेश रखा है, कोई अन्य धनावेश इसके क्षेत्र में आया, इसने तुरंत उसे प्रतिकर्षण बल का अनुभव दिया और वो जो धनावेश आया था वो अनंत तक पहुंच गया। मान लो कोई इससे अपोजिट जेंडर आया, यानी कि कोई अपोजिट प्रजाति का व्यक्ति आया, मान लो माइनस क्यू आ गया, तो इसके क्षेत्र में जैसे ही माइनस क्यू आया, इसने तुरंत उसे अपनी ओर खींच लिया। तो ये क्या है, इसका प्रभाव है कि इसके समान जाति का कोई व्यक्ति आता है, समान कैटेगरी का कोई बंदा आता है, प्लस क्यू शुरुआती कहानी समझिए, तो ये प्रतिकर्षण देता है, इसे अनंत की ओर फेंक देता है। लेकिन जब इसकी प्रजाति का बंदा आता है तो ये उसे, जब इससे अपोजिट प्रजाति का बंदा आता है तो ये उसे आकर्षित कर लेता है। परिभाषा में मैंने यही लिखा। ये सारी परिभाषाएं अपने मन से बनाई जा रही हैं, किताबी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में किताबी परिभाषा का कोई अर्थ नहीं होता। देखिए क्या है, किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न हुआ प्रभाव, जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र। सो सिंपल। अब देखिए आप, सवाल ये है कि विद्युत क्षेत्र अनुभव हो गया, अब आगे क्या। आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाने जा रहा हूं कि ये आवेश जैसे मैं ट्रांसफर कर देता हूं कि साहब ये एक छड़ती और ये एक छड़ती, इलेक्ट्रॉन मैंने इसे 6 ट्रांसफर कर दिए। एक बंदे ने सवाल पूछ लिया कि मुझे 6 नहीं करने, मुझको करने हैं 5.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट है कि क्या 6 ही कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 5.5 भी कर सकते हैं? तो इसके लिए समझिए क्या है। उसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो स्टार्ट होगी वो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से सबसे महत्वपूर्ण दो डेरिवेशन, एक तो अच्छी स्थिति पर और एक निरक्षीय स्थिति पर। उसके बाद थोड़ा हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझकर और डाइपोल की वजह से बल आघूर्ण निकालेंगे। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर केवल न्यूमेरिकल बचेंगे। आप जैसे ही बताएंगे नीचे कमेंट में कि आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो न्यूमेरिकल अगली क्लास में करवा देंगे। अगर आप बोलेंगे कि आपको नेक्स्ट पार्ट गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग चाहिए तो वो करवा देंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। मैंने यार हेडिंग तो डाली थी पीछे शायद, लेकिन दिमाग से निकल गया। आवेश संरक्षण का नियम हो गया। चलिए मैं वैसे ही बता दे रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पेन बदलो पहले तो। मैं कह रहा हूं कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है। जो अभी मैंने बात कही नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो देखिए आपसे मैंने शुरुआती कहानी में बताया था कि इस पूरी पाठ और इस पूरे विद्युत उत्पन्न होने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आवेश की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित हो रहे हैं। तो सवाल बस इतना है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहता है कि साहब इलेक्ट्रॉन को अविभाजित रूप में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी कि आप यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो तो आप 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करिए, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करिए, 3 करिए। पर एक बंदे ने बोल दिया नहीं मैं 2.5 करूंगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि साहब ये नहीं हो सकता। आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर Q बराबर प्लस माइनस एन ई के फॉर्मेट में कर सकते हो, जहां n बराबर 1 2 3 माइनस 1 2 3 इस प्रकार से है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अविभाजित रूप में नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। तो क्या कहता है सिद्धांत, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन को
विभाजित करके स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी मतलब थ्योरी नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एकदम याद आया, शायद स्लाइड मिस हो गई थी तो मैंने कहा बता दें। अब इसका क्वांटिग्राफ सिद्धांत दोस्तों कहता है कि भाई साहब आप पूरे पूरे दीजिए ना, 10 रुपए दीजिए, 20 रुपए दीजिए, 5.5 रुपए नहीं लेंगे, बस इतनी सी बात थी और इसके आगे कोई नहीं था। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? अभी मैंने आपको विद्युत क्षेत्र बताया, राइट बात, कि विद्युत क्षेत्र क्या है। एक धनावेश लिया, उस धनावेश के चारों ओर उसने अपनी जो रंगबाजी फैलाई हुई थी, उस क्षेत्र में कोई भी आया तो किसी को खींच ले रहा है, किसी को धक्का दे दे रहा है, तो जिस क्षेत्र में उसका ये जो गुंडापन चल रहा है ये है उसका क्षेत्र, राइट है। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इससे समझने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये रेखाएं क्या हैं। आप परिभाषा अपने आप बना लोगे। देखो मैं कह रहा हूं सर कि ये है वो चार्ज, बंदा बैठा हुआ है, ये है इसका क्षेत्र, राइट है सर, राइट है। एक टेस्टिंग चार्ज लिया, क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखेंगे कैसे, एक बंदा बैठा है उसका ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किसी को ले जाकर तो ही देखेंगे कि आप जाओ उस क्षेत्र में और तब पता चलेगा कि सामने वाले बंदे की कितनी पावर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने संपर्क साधा एक टेस्टिंग आवेश Q0 से। मैंने कहा यार तुम थोड़ा इसके क्षेत्र में होके आओ, जरा पता तो चले कि इस पे कितनी शक्ति है, ये कितना शक्तिशाली है। तो ये मान गए कि हाँ हम जाएंगे। इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं इन्हीं की प्रकृति का हूं, इन्होंने कहा ठीक है जो भी है मैं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है चलिए आप। इनको यहां लाया, ये इसके क्षेत्र में जैसे ही इंटर करते हैं, इसने तुरंत देखा कि कोई मेरी कैटेगरी का बंदा आ गया है, उसे पसंद ही नहीं है, उसने तुरंत ये धक्का दिया और तुरंत इसको अनंत तक खींच के ले गया। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, यही है विद्युत क्षेत्र रेखा। सवाल फिर से उठेगा कि क्या विद्युत क्षेत्र रेखा इसी तरीके की बनती है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कैसे? मान लो ये कोई निकाय है जहां विद्युत क्षेत्र डेवलप हो चुका है। इस निकाय पर फोर्स की जो दिशा है वो ऐसी, ऐसी और ऐसी लग रही है, ठीक है सर। तो जो Q है वो भी इसी दिशा में ऐसा ऐसा घूमेगा, तो ये जो बनाएगा ये एक निष्कोण वक्र बना लेगा। तो मैं ये कह रहा हूं इसके माध्यम से कि ये कतई जरूरी नहीं है कि ये चित्र रेखा ऐसे ही होगी। मैं तमाम प्रकार के चित्रों से आपको दिखाता हूं कि चित्र रेखाएं कैसी बदलाव करती हैं, उसके बाद एक परिभाषा बना देंगे इसी से। परिभाषाएं बस इसी से बनानी है, परिभाषाओं से थोड़ी कुछ होना है। आप बस देखते जाइए और परिभाषा बनाते जाइए। मान लो एक हो गया, आइए दूसरे में देखते हैं। एक बंदा है ये -Q, ये इसका क्षेत्र है। अब इसका जलवा देखते हैं हम, इसका जलवा क्या होगा। मैंने फिर से बात करी Q0 से फोन लगा के कि वो सर आप थोड़ा जाएंगे क्या। ये घबराया हुआ था, बोला कि पहले ही गए थे, उन्होंने तो इतना बुरा मारा कि अनंत में पहुंच गए। मैंने कहा अब ऐसा नहीं होगा, जिम्मेदारी मेरी है। बोले देखते हैं। Q0 आया, ये रहा Q0 साहब। जैसे ही ये इसके क्षेत्र में टच करता है, जैसे ही इसके क्षेत्र में टच करता है, ये तुरंत कहते हैं भाई साहब आप तो दूसरी कैटेगरी के हो, आइए। ये देखिए इसने आकर्षण बल का पैदा, इसने आकर्षण बल दिखाया। इसने आकर्षण बल दिखाया, तो इसकी जो क्षेत्र रेखा है वो -Q की दिशा की ओर है, जबकि इसकी +Q से बाहर की ओर है, इसकी -Q के अंदर की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कई प्रकार से बनाई जा सकती हैं, इसकी परिभाषा हम बना लेंगे। थोड़े चित्र आप और ऐसे देखिए, आपको मजा आएगा कि अलग अलग कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि दो आप देख चुके हो, नंबर 1 +Q, इसके पास कोई भी आएगा ये बंदा बाहर भेजिएगा, इसकी कैटेगरी का।
नंबर 2 माइनस क्यू, ये जो है आकर्षण बल से अपने पास बुला लेगा। ये सबके लिए हम हिंसनी मान की बात कर रहे हैं। ये क्यू जीरो क्या होता क्या है साहब, ये एक टेस्टिंग चार्ज है। यानी कि कोई भी जब चीज टेस्ट करनी होती है तो हम इसको बुला लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं। तो क्या और कुछ नहीं लिया जा सकता किराए पे? लफड़ा हो जाएगा। कैसे? मान लो कि इस जो माइनस क्यू का जो क्षेत्र है, आप ऐसे समझिए, आप किसी क्षेत्र में गए, वहां कुछ इंस्टाग्राम के गुंडे रहते हैं, कुछ जो टुटपुंजिया किस्म के गुंडे होते हैं, और उन्होंने आपको बुला लिया, लेकिन आप रियल में ताकतवर आदमी हैं, क्षमतावान हैं। आप जब उसके क्षेत्र में पहुंचे तो इसका प्रभाव आप पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप उसके 4-5 तमाचे खींच के मारेंगे, क्योंकि आप ताकतवर आदमी हैं। वो टुटपुंजिया गुंडा था, तो यहाँ ये टुटपुंजिया गुंडा है, तो ये जो ताकतवर आदमी पर प्रभाव दिखा लेता है। अब आपने मुझसे कहा नहीं, मुझे नहीं लेना इस क्यू जीरो को, मुझे लेना ही नहीं इस क्यू जीरो को टेस्टिंग चार्ज के लिए, कोई बड़ा आवेश लेकर दिखाओ। जैसे ही आप बड़ा आवेश लोगे और इसके क्षेत्र में आओगे, इसका कोई प्रभाव दिखेगा ही नहीं। होगा क्या कि वो इस पर डोमिनेट कर जाएगा, वो इस पर अपना प्रभुत्व जमा लेगा, और आप जिस प्रयोग को देखना चाहते थे वो प्रयोग नहीं देख पाओगे। इसलिए हम टेस्टिंग चार्ज लेते हैं, यानी कि एक छोटा आवेश लेते हैं। ये एक कल्पित आवेश है, कल्पनाओं से बनाया गया है। आगे देखते हैं। 3, मान लो कि यहां कोई एक प्लस क्यू आवेश रखा है, यहां साहब माइनस क्यू आवेश रखा है। माइनस क्यू आवेश की जो आदत होती है वो अंदर की ओर आकर्षण बल लेता है,